जय हिंद दोस्तों, मैं सागर विश्वकर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के दिन हमारे इस लीला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के दिन आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं हमारे इस रिविजरी सेशन में एक न्यू लेक्चर दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। एक बार हम सभी के प्रिय कलाम सर ने अपने एक सेमिनार में कहा था कि द लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स इज द बम्बल बी कैन नॉट फ्लाई, इट फ्लाई बिकॉज इट वांट टू फ्लाई। एरोडायनेमिक्स नियम के अनुसार बम्बल बी कभी भी साइंटिफिकली उड़ नहीं सकता, लेकिन वो उड़ता है क्योंकि वो उड़ना चाहता है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या डेस्टिनेशन हम लोग जो डिसाइड करते हैं वो हमारी चाहत पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर आपकी चाहत है कि कॉमर्स के सेक्टर में आप अपने नाम के आगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रीफिक्स यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने नाम के आगे CS ऐड करना चाहते हैं, अपने नाम के आगे CA में ऐड करना चाहते हैं, या अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट में अपने फिगर को, जो मार्कशीट है उसमें फिगर को और मजबूत करना चाहते हैं, तो लीला एजुकेशन सेंटर आपकी इस चाहत में सदैव इन्वॉल्व रहेगा। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार करिए। बच्चों, लीला एजुकेशन सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस एग्जामिनेशन पीरियड में जहां बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन्स होता है, एक कमी होती है कि भाई कहाँ से एक रिविजरी सेशंस मिल जाता तो फिर हमारे लिए थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सभी कुछ समझना और आसान होता। तो हम सभी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हम आप लोगों के लिए एक मल्टीपल सीरीज़ लेके आए जिसमें आपके सभी कॉर्पोरेट अकाउंट के चैप्टर्स को रिवाइज कराया जाएगा। अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स, एग्जॉस्टिव मटेरियल मिल जाएंगे। जो भी लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं वेदर रिलेटेड टू किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो ऑडिट हो गया, चाहे वो आपका कंपनी अकाउंट हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई या एडवांस अकाउंटिंग हो गई, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर विद फुल कॉम्प्रेहेंसिव मैनर में मिलेगा। बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके बीकॉम MGKVP बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर को कवर करेगा, नॉन ऑनर्स को कवर करेगा, और कॉर्पोरेट अकाउंट MGKV से रिलेटेड अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर करेगा, BHU बीकॉम ऑनर्स को भी कवर करेगा, एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर पूर्वांचल यूनिवर्सिटीज़ भी कह सकते हैं, DU भी कह सकते हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी को क्या करने वाला है, कवर करने वाला है। ठीक है, चलिए एंजॉय लीजिए इस पूरे सेशन का और रिलैक्स मोड में चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इससे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में आने की। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अभी तक आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा डेट इज इशू ऑफ शेयर्स। तो वहाँ पर हम लोग शेयर्स को इशू करके कैपिटल को जनरेट करते थे। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम अब शेयर्स की वैल्यू को क्या करेंगे, कैसे उसको निकाला जाएगा, किस प्रकार से उसकी वैल्यूएशन की जाएगी वो समझेंगे। देखिए, शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो आपकी कोटेड होती है ना। अब हम फेस वैल्यू से ज़्यादा भी इशू कर सकते हैं, फेस वैल्यू से कम भी इशू कर सकते हैं। लेट्स से इसकी फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये की है, तो 100 रुपये कैसे बनाया जाएगा, 100 रुपये कैसे डिसाइडेड किया जाएगा 100 रुपये, वो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वैल्यूएशन का मतलब होता है असेसमेंट, वैल्यूएशन का मतलब होता है असेसमेंट फॉर सेल, परचेज और फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जनरली जो शेयर्स होते हैं वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड होते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड होते हैं और उन्हीं प्राइस के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो शेयर्स क्या होते हैं, कोटेड नहीं होते हैं, हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं विद डिफरेंट मेथड से। कभी कभी जो शेयर्स कोटेड भी होते हैं हम उसकी भी वैल्यूएशन करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि जनरली कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि शेयर्स की प्राइस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अगर म्यूचुअली कंसर्न न हो पार्टीज के बीच में, जैसे सपोज करिए 2 कंपनियां हैं और 2 कंपनियों के शेयर्स अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो अगर म्यूचुअली दे आर नॉट कंसेंट तो उस
केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, शेयर की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई हम शेयर्स की वैल्यूएशन करते क्यों हैं, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो जैसे सपोज करो कि भाई जब हम क्या कह सकते हैं कि ओनरशिप अगर चेंज हो रही है तो सीधी सी बात है, जब ओनरशिप आपकी चेंज होगी तो किसी भी कमोडिटी या किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन ज़रूर की जाएगी। विदाउट म्यूचुअली अग्रीड अगर हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट है, आपने एमलगमेशन का नाम सुना होगा। एमलगमेशन में केसेस में क्या होता था कि जो या दो से अधिक कंपनी आपस में मर्ज होती थी या एक कंपनी को टेक ओवर करती थे, तो ऐसे केसेस में शेयर्स की वैल्यूएशन की जाती है, जो पहला है। दूसरा आपका फॉर कन्वर्टिंग वन क्लास ऑफ शेयर्स टू अनदर क्लासेस। नेक्स्ट, जब हम शेयर्स को एज ए सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या करते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देते हैं फॉर रेजिंग द लोन, ऐसे केसेस में भी हम शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंपनसेटिंग द शेयर होल्डर ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय गवर्नमेंट अंडर द स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर अंडर द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। सो कंसोलिडेशन के केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं, है ना। कंसोलिडेशन का मतलब आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का एक्वायर करती है तो ऐसे केसेस में भी शेयर्स की वैल्यूएशन की जाती है। एब्जॉर्प्शन के केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं। तो डिफरेंट आपके केसेस हैं जहां पर हम लोग शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं। सो यहाँ पर जो शेयर की वैल्यूएशन है, मतलब शेयर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम कह सकते हैं पार वैल्यू, आप सभी को पता होगा पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या हो, डिस्क्राइब्ड हो। दूसरा आपकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब हो गया कि कंपनी के जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल है, अगर उस कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ शेयर से, दैट इज कॉल्ड आपकी बुक वैल्यू होगी। तीसरा आपकी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब हो गया कि भाई जिस वैल्यू पर शेयर्स को ट्रेड किया जाएगा, सेल या परचेज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, परचेज या सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो कंपनी के नेट वर्थ को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, तो नेट वर्थ को अगर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपका जो मिलेगा वो आपका होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। लास्ट है आपकी फेयर वैल्यू। देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू को समझो, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। मतलब कि मार्केट वैल्यू अगर अलग शो कर रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू अलग शो कर रही है, तो एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, सॉरी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू और प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। सो अब शेयर्स की वैल्यू डिफरेंट चीज़ों पर क्या होती है, निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है। जैसे नेचर ऑफ द बिजनेस होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, डिमांड एंड सप्लाई एक बहुत ही क्रूशियल आपका क्या है, एक फैक्टर है जो कि शेयर्स की वैल्यू को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। रेट ऑफ डिविडेंड पेड, यील्ड, क्योंकि एज इन्वेस्टर्स अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, शेयर्स की वैल्यू को डिसाइड की जाएगी। यील्ड का मतलब होता है कि वो जनरली अगर आपने सपोज करो कि आपने कोई एक क्रॉप क्या किया है, क्रॉपिंग की है, तो आप
ये एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हमें फ्यूचर में हमारा क्रॉप जो है हमें यील्ड देगा या नहीं देगा, या उपज देगा या नहीं देगा। तो अगर शेयर्स में आप क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आपकी यील्डिंग क्या होती है, उसकी डिविडेंड या तो उसकी अर्निंग, ये भी एक फैक्टर है जो कि शेयर्स की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, अर्निंग कैपेसिटी, कोटेड प्राइस, ठीक है, एक फर्म कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक प्रॉफिट को अपने मेंटेन कर रही है, वो भी डिविडेंड एंड आपका ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब समझते हैं कि हमारे पास कितने मेथड है शेयर्स को की वैल्यू को निकालने के लिए। देखिए जनरली जो है आपका कोई अगर शेयर होल्डर है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर हम पैसा अगर कंपनी पर लगा रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं, तो क्या मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा, पहला पॉइंट तो ये कंसिडर करेगा कि भाई जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या वो सेफ होगा या नहीं, ठीक है। दूसरा कि भाई अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारी जितना हम प्राइस पे करें उस पर हमको अर्निंग कितना होगा, मतलब कि हमको रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ है ये जनरली जब आप लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑलवेज कंपनी के नेटवर्थ को देखेंगे, ठीक है, कि कंपनी जो है आने वाले वर्षों में अगर लिक्विडेट होती है। देखो एक एजम्पशन हम लोग लेते हैं कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में, देखो गोइंग कंसर्न है, एक डेफिनेट आपकी क्या है लाइफ है, लेकिन एक एजम्पशन आपके एक इन्वेस्टर के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि भाई आने वाले समय में अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो हमें रिटर्न एज ए इक्विटी शेयर होल्डर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है। दैट इज आपका एक फर्स्ट पॉइंट को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। अर्निंग के आधार पर या रिटर्न के आधार पर जब स्मॉल नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ शेयर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पॉइंट एक डिसाइड किया जाता है कि भाई ठीक है अगर हम जितना प्राइस पे कर रहे हैं तो उस प्राइस पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, डेट इज कॉल्ड आपका, आप वहाँ क्या देखोगे, आप अर्निंग देखोगे या उसका रिटर्न देखोगे। रिटर्न में जनरली दो चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, एक तो होता है आपका डिविडेंड, एक तो होता है आपका डिविडेंड और दूसरा होता है आपकी अर्निंग, ठीक है, इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई अगर हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है तो उसके लिए हम कौन से मेथड को चूज़ करेंगे। उसके लिए हम जो मेथड को चूज़ करेंगे वो होगा हमारा नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड को कई नाम से जाना जाता है, that is net asset method is also known as balance sheet method, intrinsic method, breakup value method या valuation of equity basis या asset backing method। तो किसी भी नाम से एग्जाम में अगर आ रहा है तो आपके मन में ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर ने यह नेट एसेट बताया था और यहाँ पर आ गया एसेट बैकिंग मेथड। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ एक बार कंसिडर कर लें, दैट इज़ बैलेंस शीट मेथड, इंट्रिंसिक मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी बेसिस और एसेट बैकिंग मेथड। अब नेट एसेट या नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो कंपनी जब लिक्विडेट होगी, ये एजम्पशन हम यहाँ पर लेंगे, लिक्विडेट अगर हो रही है तो सीधी सी बात है जितने भी आपके एसेट हैं, क्योंकि आपके नेट वर्थ को ही देख करके हमने आपके ऊपर पैसा लगाया है। एसेट जब भी रियलाइज़ किए जाएंगे और रियलाइज़ करने के बाद अगर उन एसेट में से कंपनी अपने सारे लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद जो भी आपका पैसा रेसिडुअल होगा वो आपके नेट वर्थ को क्या करेगा, शो करेगा। और यही एक इक्विटी शेयर होल्डर देखता है कि भाई जब कंपनी के एसेट्स क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे और कंपनी उसमें से अपनी लायबिलिटीज़ का पे ऑफ कर देगी तो जो बचेगा वो मेरा क्या होगा, हिस्सा होगा, ठीक है।
बात समझिए। तो जनरली यहाँ से एक फॉर्मूला निकल रहा है कि नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, जो पैसा बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, वो कंपनी क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग द डिफरेंट शेयर होल्डर। समझ में आ रही है बात। सो अब नेट एसेट मेथड इसको नाम दिया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे नेट एसेट, ध्यान से समझिए। नेट एसेट इज इक्वल टू ऑल फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, गुडविल लेंगे, इन सभी की हम रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे जितने में ये रिलीज होगी। बात समझिएगा, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आपकी वो मार्केट वैल्यू। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो यू कैन अडॉप्ट बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू आप ले लो अगर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो नेट एसेट लेस आपकी करंट लायबिलिटीज, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर कोई एरियर ऑफ डिविडेंड है तो वो भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और फिर जो अमाउंट बचेगा दैट इज नेट एसेट अवेलेबल या फंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का ये मतलब होता है जिसका रिडेम्पशन लिक्विडेशन के पहले ही या वाइंडिंग अप के पहले ही हो जाए, और इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जो कैपिटल रिटर्न होती है, रिफंडेड होती है, वो होती है आफ्टर द वाइंडिंग अप। ठीक है, तो जितने भी आपके लायबिलिटीज है वो सभी को पे आउट करने के बाद जो पैसा बच रहा है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, सो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आप ज़रूर ध्यान दें कि हमने सभी एसेट को देख करके आपके ऊपर पैसा लगाया है, तो क्या सभी एसेट को इन्वॉल्व कर देंगे? हाँ साहब, पूरे एसेट को इन्वॉल्व करेंगे। हम फिक्स एसेट को भी ले रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट को भी ले रहे हैं, हम लोग करंट एसेट को भी ले रहे हैं, गुडविल भी है तो गुडविल को भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इन सभी एसेट में हम सिर्फ एक एसेट को नहीं लेंगे, एक्सेप्ट आपका फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी। जैसे फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब कि जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पहला। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, नेक्स्ट अंडर राइटिंग कमीशन। सो ठीक है, एक्सेट्रा। इन सभी एसेट को आप बिल्कुल भी वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। तो लायबिलिटीज़ में आप ध्यान से देखिए, आपकी जितनी भी करंट लायबिलिटीज़ हैं वो माइनस करना है। डिबेंचर ये आउटसाइड लायबिलिटी, ये माइनस करना है। उसके बाद पैसा क्या इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा? नहीं, उसमें से सबसे पहले मिलेगा किसको? प्रायोरिटी, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। ठीक है, प्राथमिकता। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, अगर वो बैलेंस शीट में है तो। क्योंकि ये जो मेथड है वो बैलेंस शीट के फिगर पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, बैलेंस शीट के फिगर पर निकाला जाता है। तो आपके बैलेंस शीट में जितने भी फिगर इन्वॉल्व है हम सभी को क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर पर कोई एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर का मतलब डिविडेंड किसी भी पर्टिकुलर ईयर का छूटा हुआ है तो वो भी क्या किया जाएगा? इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, फिर इतना कुछ माइनस करने के बाद जो पैसा बच रहा है, जो फंड बच रहा है, वो क्या है? आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं, कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिनको हम लायबिलिटी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर ले, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ भी शो कर सकता है भाई, और वहाँ पर मन के अंदर ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सर ये तो रिजर्व है कि नहीं, या ये पर्टिकुलर फंड है तो क्या हम इसे लायबिलिटी माने या ना माने। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट आउट कर ले कि रिजर्व्स और फंड्स
टू बी treated as liability। या लाइबिलिटीज। ठीक है, हम लोग अकाउंट्स के टीचर हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो कि लायबिलिटी माना जाएगा, दैट विल बी डिडक्टेड। एम्प्लॉय सेविंग फंड या सेविंग बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं। चौथा, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड। फिफ्थ, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड्स। 6, एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। 7, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पूरी लायबिलिटीज है। और ये जो चीज़ें हैं इट इज पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लसेस। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सो रिजर्व और फंड टू बी ट्रीटेड एज लायबिलिटीज। पहला आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, दूसरा आपका एम्प्लॉयज सेविंग बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयज सिक्योरिटीज अमाउंट। These are the part of liabilities and part of reserve and surpluses, just like employees compensation, employees welfare fund, accident fund और आपका डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। सो ऐसे फंड्स एंड रिजर्व्स को भी आपको ध्यान रखना है जो कि लायबिलिटी जिसे ट्रीट किया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। देखो, नेट एसेट जो है निकालने के दो तरीके होते हैं, है कि नहीं? आपने अगर इस चीज़ पर को पढ़ा होगा पहले भी, तो नेट एसेट निकालने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मानेंगे एसेट साइड अप्रोच। देखो, नेट एसेट जो निकाला जाएगा वो दो तरीके से निकाला जाएगा। एक आपका एसेट साइड अप्रोच और एक होता है आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब एसेट साइड में आपने तो चीज़ें समझ ली कि भाई टोटल क्या करना है, टोटल रियलाइजेबल एसेट है, उन एसेट में से आपको क्या करना है, माइनस करना है टोटल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नेट एसेट्स मिल जाएगा। ठीक है, और इन नेट एसेट को हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, तो फिर हमारी वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और तरीका है लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच का मतलब देखो, ध्यान से समझो कि हम लायबिलिटी साइड के कंटेंट या फिगर को यूज करेंगे। अब लायबिलिटी साइड में तो आपके शेयर होल्डर फंड्स भी होते हैं साहब,
रिजर्व एंड सरप्लसेस भी होते हैं, तो क्या उनसे भी हम कैपिटल निकाला जा सकता है? ज़रूर निकाला जा सकता है। इसके लिए फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपके रिजर्व्स है और फंड्स प्लस प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अगर किसी रिवैल्यूएशन के दौरान प्रॉफिट हुई है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी ले सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट। इतने चीज़ों को आप एग्रीगेट करिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या? पहला, अगर प्रॉफिट हो रही है तो उसे ऐड करना है, और सब लॉस हो रहा है तो लॉस को आप क्या करो, माइनस कर लो, ठीक है। और बिजनेस लॉस है तो उसे भी आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। और एक और एलिमेंट आता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, उसको भी आप माइनस करेंगे। दिस विल गिव यू नेट एसेट, एंड नेट एसेट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच विल गिव यू वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। सो नेट एसेट can be calculated by two approaches, asset side approach and liability side approach। asset side approach में आपको करना क्या है कि भाई टोटल रिलाइजेबल एसेट है, रिलाइजेबल एसेट ध्यान से समझिएगा। रिलाइजेबल एसेट का मतलब उसकी मार्केट वैल्यू। इफ़ अगर क्वेश्चन में रिलाइजेबल एसेट नहीं है तो आपको थक हार करके बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। उसमें से हम टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं। अब लाइबिलिटीज़ में मैंने आपको बता भी दिया कि लाइबिलिटीज़ में आपको आउटसाइड लाइबिलिटी लेनी है। दिस विल गिव यू नेट एसेट और उसको डिवाइड करिए नंबर ऑफ शेयर से। और दूसरा एक तरीका है लाइबिलिटी साइड के एलिमेंट को यूज़ करके, जैसे शेयर कैपिटल हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड फंड्स है, उनको भी क्या करना है आपको सभी को ऐड करके उसमें से लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है पीएल का डेबिट बैलेंस माइनस करिए और डेफर्ड एक्सपेंसेस को क्या करिए, माइनस करिए, विच विल गिव यू आपका नेट एसेट एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 1 शेयर, ठीक है। तो आपको वैल्यू ऑफ 1 शेयर मिल जाएगी। जनरली ये जो एसेट बैकिंग मेथड मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये एक एजम्पशन पर काम कर रहा है। ये किस एजम्पशन पर काम कर रहा है? देखो यहाँ पर इसका एक मेरिट भी है और एक डिमेरिट भी है। ये एक एजम्पशन पर काम कर रहा है। ये एजम्पशन है कि भाई फ्यूचर में हम एक लिक्विडेशन को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि आज नहीं कल कंपनी क्या होगी, जब अगर बंद होगी तो जो बचा है वही पैसा हमारा क्या होगा, हमें रिफंड होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ज़्यादा बच जाए या तो कम बच जाए। अगर ज़्यादा बच जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर कम बच जाए तो फिर ये इसकी डिमेरिट हो जाती है। आई थिंक कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो इस पर एक काम करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आपको लगा के बताते हैं कि कैसे ये मेथड क्या करेगा, वर्क करेगा। ध्यान से समझिए। अब The net profit of the company whose balance sheet on 31st of March 2014 is given below after deducting all working expenses and provision of depreciation and taxation are। भाई ये प्रॉफिट दी हुई है 9-10 की 70,000, 10-11 की 75,000, 11-12 की 80, 12-13 90 और 13-14 आपका 85,000। और आप काम बैलेंस शीट किस ईयर का है? 13-14 का है, ठीक है। 85,000 इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, वेरी गुड, आपका 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। रिजर्व एंड सरप्लसेस में स्टेटमेंट पीएल, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड। एसेट में नॉन करंट एसेट में दिया है फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट, बिल्डिंग मशीनरी। करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बिल्डिंग एंड मशीनरी आर रिस्पेक्टिवली वैल्यूड एट 3,10,000 और 85,000 ऑन 31 मार्च 2014। मतलब क्या हुआ इसका, ये कौन सी वैल्यू है, ये इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है ना। तो दो ही एसेट हैं, बिल्डिंग और मशीनरी, जिसकी आपकी रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है और बाकी एसेट की नहीं दी हुई, तो हमको बाकी एसेट की बुक वैल्यू को ही चूज करना पड़ेगा। द फेयर रिटर्न इन इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज इंगेज्ड मे बी टेकन एट 8%। ये क्या चीज़ है भैया, ये फेयर रिटर्न का मतलब क्या होता है। देखो कई सारी कंपनीज मिल करके क्या बनाती है कि इंडस्ट्री बनाती है, तो हम हर एक कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, हर एक कंपनी उस इंडस्ट्री में हमें हर एक कंपनी से कितना रिटर्न मिल रहा है, जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट। आपका 8% दिया हुआ है पर एनम। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल ब्रांड। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आ गई भाई, ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एनुअल सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर गुडविल को कंसिडर करना है भैया, गुडविल को कंसिडर करना है किस आधार पर, सुपर प्रॉफिट के आधार पर। अब सुपर प्रॉफिट क्या चीज़ होती है ये आपको पता होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितनी भी ऊपर प्रॉफिट है वो क्या हो गई, सुपर प्रॉफिट हो गया। अगर हम कह सकते हैं कि उस इंडस्ट्री में एक बहुत पुरानी कोई कंपनी है और उस एक और कंपनी है, एक और कंपनी है, एक नई कंपनी आई है, तो ये कंपनी सपोज करो कि 3 लाख का टर्नओवर है, ये कंपनी का 2 लाख का टर्नओवर है, ये कंपनी का 1 लाख का है काम, ये नई जो कंपनी आई है वो 50,000 में ही अपना काम कर रही है। तो अब इसके ये जो प्रॉफिट अर्न कर रही है ये तो इसकी नॉर्मल प्रॉफिट हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट हो गई। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मली ये तो 50,000 का काम कर ले रही, इसके एक्सेस जितनी भी प्रॉफिट है जो कंपनी अपने नाम से अपने रुतबे से अर्न कर रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमारी क्या होती है, गुडविल होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट। ठीक है। हमको यहाँ पर 2 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। एक तो पहला हमको गुडविल निकालना पड़ेगा क्योंकि गुडविल इंक्लूड किया जाएगा हमारे एसेट में, और दूसरा जब हमारा नेट एसेट निकल जाएगा तो फिर हमें निकालना पड़ेगा क्या, वैल्यू ऑफ 1 शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें गुडविल निकालना होगा। अब गुडविल के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर आपने पढ़ा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट पता चल गई। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो गुडविल है ना, हमको मेंटेन करनी पड़ती है, और ये जो सुपर प्रॉफिट है कितने समय तक कमाई जाएगी या कितने समय तक मेंटेन की जाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आएगा कैसे, सुपर प्रॉफिट आएगा adjusted average profit that is AAP, आम आदमी पार्टी, माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि नॉर्मली हम ने जितना लगाया है उस पर हमें इतना रिटर्न मिल रहा है। मतलब जितना लगाया है, क्या लगाया होगा बिजनेस में भैया, हमने कैपिटल लगाया होगा बिजनेस में, और कैपिटल जितना भी लगाया होगा, जितना हमें उस पर रिटर्न मिलेगा, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही हमारी नॉर्मल प्रॉफिट होगी, है ना। जितना हमने पूंजी लगाया है और पूंजी लगा के जितना हमें रिटर्न मिल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड सभी को पता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को पता है,
एवरेज प्रॉफिट फ्लक्चुएट करती है, प्रॉफिट फ्लक्चुएट करती है ड्यू टू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रीजन्स की वजह से। नॉर्मल रीजन्स और एबनॉर्मल रीजन्स क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई हमें एबनॉर्मल अर्निंग हो गई है, या हम कह सकते हैं कोई हमें एबनॉर्मल लॉस हो गया है, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हुआ है, स्पेकुलेटिव लॉस हुआ है, ठीक है, या हमें कोई कैपिटल प्रॉफिट हुई है, बात समझिएगा, उसकी वजह से प्रॉफिट पर इम्पैक्ट जो पड़ा है हमारा, जिसने प्रॉफिट को जनरली नॉर्मली से बढ़ा दिया है, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। सो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब, यहाँ पर एडजस्टेड का मतलब हमने प्रॉफिट को एडजस्ट करके उसका एक एवरेज निकाला हुआ है, ठीक है। सो चलिए पहले गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एक बार हम लोग बैलेंस शीट के फिगर को देख लेते हैं यहाँ से। सो आपके सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा उसकी नेट एसेट बिल्डिंग, आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,10,000 का। नेक्स्ट आपकी मशीनरी, जिसकी रिवाइज्ड वैल्यू है या रिलाइजेबल वैल्यू है आपकी 85,000 की। फिर आपका करंट एसेट में आपका ट्रेड रिसीवेबल जो कि है आपका 2 लाख। उसके बाद आपका इन्वेंट्रीज जो कि है आपका 50,000 का, और साहब कैश आपका है 20,000 का। तो टोटल एक बार कर लेंगे, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख हो गया भैया, 5 और 70 और 8 6 50 15 65 6,65,000, ठीक है। ये आपकी टोटल एसेट आ गई। अब इसमें से लायबिलिटीज़ की तरफ देख लेते हैं। तो लायबिलिटीज़ में आपका एक तो ट्रेड पेबल है और एक ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ट्रेड पेबल है आपका 60,000 का, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन निकल रहा है बच्चों आपका 30,000 का। प्रपोज डिविडेंड वहाँ पर हमें नहीं लेना है। लेस ट्रेड पेबल जो कि आपका 60,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000। 60,000 एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपका 30,000 का है। तो 90,000 इसमें से हमने क्या किया, माइनस किया, तो हमारा 5,75,000 आ गया। यही हमारी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यही चीज़ ली जाएगी। देखो हमने आपको बोला है हमें एवरेज चाहिए, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि करंट ईयर प्रॉफिट को आप ध्यान में रखें। हमें एवरेज चाहिए होगा तो सीधी सी बात है, करंट ईयर प्रॉफिट पूरा इन्वॉल्व होगा, जस्ट इसका हाफ हम क्या करें वहाँ पर माइनस कर लें, तो हमारा एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, डेट इज 85,000 का हाफ, तो 42,500, तो ये आएगा 5,32,500। यही हमारा क्या हो गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये फिगर हमारा आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5,32,500 इंटू आपका 8% है, तो
42,600, ये आपका हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ध्यान से समझिएगा हमने क्या क्या है। अच्छा, एग्ज़ाम में आपके स्पीड को भी ध्यान में रखना है। वैसा नहीं है कि आराम से क्वेश्चन को सजा रहे हैं, डेकोरेशन वहाँ पर नहीं करनी है। डेकोरेशन भी करिए लेकिन ज़्यादा क्रिएटिविटी मत दिखाइए क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा, है ना। ये सब फुल फ्लैश क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपका टाइमिंग भी ज़रूरी है वहाँ पर देखना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एमलगमेशन है, कंसोलिडेशन है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, इशू ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर है, फाइनल अकाउंट है। ये इतने लंबे लंबे चैप्टर से, ये कॉर्पोरेट अकाउंट है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहे या पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, हम लोग कॉर्पोरेट एंटिटी की काम कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कितना हैवी वर्क होगा वहाँ पर। सो टाइम ज़रूर आप वहाँ पर एक फैक्टर रखो आप लोग। अब हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारा ये पूरा प्रॉफिट आप क्या करें, ऐड कर लें। एवरेज प्रॉफिट जैसे 70,000, 75, फिर 80, 70, 75, 80, 90 और 85, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख का 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5 कर दिए तो आपका आ जाएगा 80,000 की एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल यहाँ से हमारी निकल जाएगी। अब हमें 42,600, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 80,000 का साहब हमारा एवरेज है और नॉर्मली हम 42,600 कमा रहे हैं, तो हमारा 37,400 की सुपर प्रॉफिट आ गई। गुडविल इज इक्वल टू 37,400 इंटू 3 ईयर परचेज पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो 1,12,200, ये आपका गुडविल आ गया बच्चों, ठीक है। सो अभी तो ये मेरा गुडविल आया है। अब हम लोग बढ़ेंगे, जब मेरा गुडविल आ गया तो मेरा एक काम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में वो साफ साफ बोल रहा है कि गुडविल को भी कंसीडर करना है 3 ईयर परचेज पर, इसलिए हमने यहाँ पर गुडविल निकाला है। अब हम गुडविल को अपने एसेट में इन्वॉल्व करेंगे और फिर जा करके वैल्यू ऑफ शेयर को निकालने के लिए हम उस नेट एसेट या नेट वर्थ को या फंड को निकालेंगे जो कि ज़रूरत हमें है। तो हमारा टोटल जो आया था वो 6,65,000 का था। सो यहाँ पर ध्यान से रखिए कि टोटल जो एसेट आया था वो आया था हमारा 6,65,000 एक्सेप्ट गुडविल इज इक्वल टू 6,65,000। इसमें ऐड कर दीजिए गुडविल के अमाउंट को, तो 1,12,200 हमारा ये आ रहा था। 7,77,200 लेस लायबिलिटीज़ हमारी जो थी वो थी आपकी सिर्फ 2 ही, ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो कि 90,000 का था। 90,000 इसमें से माइनस कर लीजिए, आपका आ जाएगा 687,200। यही आपकी नेट वर्थ कहिए या नेट एसेट कहिए या इंट्रिंसिक वैल्यू भी कह सकते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि शो करती है आपकी नेटवर्थ को,
या वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स दिया नहीं हुआ है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को हमें माइनस नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है। अगर दिया होता तो फिर वो भी क्या होता, वहाँ पर डिडक्ट होता, डिबेंचर होता तब भी वो डिडक्ट होता है ना। तो 40,000 शेयर्स हैं आपके। नेट एसेट आपका आया है 6,87,200, उसमें से डिवाइड करिए आप 40,000 को। सो ये हमें कितना दे देगा, तो 6,87,200 डिवाइड बाई आपका 40,000, तो 17.18 पैसे, ये एक शेयर की वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द नेट एसेट मेथड या एसेट बैकिंग मेथड या ब्रेकअप वैल्यू मेथड। ये इस मेथड के थ्रू आपका एक शेयर की वैल्यू आ गई। और याद रखिएगा कि ये शेयर, ये जो मेथड है ये किस एजम्पशन पर काम कर रहा है ना। होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग फर्दर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पर, नेक्स्ट मेथड पर। आपका इनकम और यील्ड वैल्यू मेथड। सो नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है इनकम और यील्ड वैल्यूएशन। अब देखो यहाँ पर सभी लोग, ये दो बेसिस पर निकाला जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। देखो ध्यान से समझो बच्चों, डिविडेंड मतलब ये एक एक्सपेक्टेड इनकम, जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहला तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो एज ए सेफ्टी एक एजम्पशन कर लेते हैं, लिक्विडेशन का एक एजम्पन कर लेते हैं, उसके लिए तो हमारा नेट एसेट बना हुआ था। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम एक एक्सपेक्टेड इनकम हमारी आती रहे, क्योंकि जितना हमने प्राइस पे किया है उसको हमको कितना उस पर इनकम जनरेट हो रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक एक्सपेक्टेड इनकम डिविडेंड को आधार मान करके क्या करते हैं, उस एसेट की वैल्यू निकालते हैं। तो पहला जो इसमें आपका ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। एक और यहाँ पर तरीका है कि हम क्या करें, किसी कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को क्या करें, होल्ड कर ले, जिससे हमारे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हमारा उस कंपनी पर इंटरेस्ट हमारा कंट्रोल हो जाए। ठीक है, और फ्यूचर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अर्निंग हो। सो उनके लिए ऐसे इन्वेस्टर्स या ऐसे लोग जो अर्निंग को आधार मान के लेके चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी शेयर्स कर ले, हम लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर ले, होल्ड कर ले, ताकि अर्निंग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो अर्निंग के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर अर्न इनकम को देखी जाएगी, अर्न इनकम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्न इनकम कैसे निकालते हैं। और यहाँ पर हम डिविडेंड को आधार मान करके हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। चलिए इसके फॉर्मूले एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, आप यहाँ पर देखो कि द मेन लिमिटेशन ऑफ नेट एसेट मेथड इज दैट इट कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ओनली, but the shareholder always interested in knowing the value of share in terms of return on investment। मतलब कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट लगाया है या जितना प्राइस पे की है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है। He compared his return with the price paid by him for the share। Therefore under this method the value of share is calculated by comparing the expected rate of dividend with the normal rate of dividend which is prevailing in the industry।
इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, हम क्या हर एक दुकान पर जा कर के समोसे खाएं? जिस दुकान के समोसे स्वादिष्ट होंगे हम वहीं पर खाएंगे ना। और सीधी सी बात है, हमारा बजट भी होना चाहिए। हमारी इतनी सारी कंपनी है और सारी कंपनी मिला करके हमारा एक इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है और हर एक कंपनी रिटर्न दे रही है आपको। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि उसमें ऐसी कोई कंपनी जो हमें ज़्यादा रिटर्न दे दे, ऐसी कोई कंपनी जो हमें इतने कंपेयरिंग, इतने सारी कंपनी या इतने सारे लोगों के कंपेयरिंग ज़्यादा हमें रिटर्न अगर प्रोवाइड करते, तो फिर ये मेथड को क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान से समझिए, हमें कैसे मिलेगा हमारा वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। ध्यान समझना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिविडेंड और अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है? अब देखो, जो डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब हम जितना भी नेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से पूरा डिविडेंड हम क्या करें, पहले डिविडेंड ही डिस्ट्रीब्यूट करें? नहीं, सबसे पहले आपकी कुछ फिक्स लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है, उसे वहाँ से हटाएंगे और फिर जा कर के जो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में बचेगा हमको वही चीज़ अमाउंट चाहिए, वही हमारी हमें फंड चाहिए, ठीक है। सो अगर हम प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इक्विटी शेयर को इग्नोर करेंगे। अगर हम इक्विटी शेयर की वैल्यू को डिसाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंस शेयर वालों को भी पैसा देना होगा और फिर जा कर के जो अमाउंट बचेगी वो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स की होगी। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए। तो कैसे निकलेगा ये, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखो, हमने आपको साफ साफ इक्विटी शेयर होल्डर के बताया कि भाई ये इनको सबके बाद पैसा दिया जाएगा, जब सबको मिल जाएगा तो बचा कुचा होगा ये इनको मिलेगा। अब ऐसी भी बात नहीं है कि ये लोग क्या है, बेचारे हैं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा अधिकार है कि भैया इनको वोटिंग राइट भी है। अब फॉर्मूला को देखो, समझो आप, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अर्न करेंगे कब, जब हम पैसा एम्प्लॉयड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100, क्योंकि हम लोग ने रेट निकालने इसलिए 100 वहाँ पर रखना पड़ेगा। हम निकाल रहे हैं इक्विटी शेयर की वैल्यू, तो इक्विटी शेयर की वैल्यू इक्विटी शेयर के कैपिटल के आधार पर निकाली जाएगी और इक्विटी शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड करके जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसको भी क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इफ यू आर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर, देन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। देन आफ्टर वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला देखें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, कैसे प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए निकलेगा, तो आप यहाँ पर देख लो, इजी है। प्रॉफिट जो भी रहेगी आपकी नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले भैया सरकार का पैसा दे दो, टैक्स दे दो, ठीक है। अगर मैंने रिजर्व में पैसा डाला है तो फिर वो दे दो। मेरी डिबेंचर के लिए अगर हमने सिंकिंग फंड क्रिएट किया है, उनके रिडम्पशन के लिए हमने अगर कोई फंड क्रिएट किया तो उसे माइनस कर लो।
प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पहले प्राथमिकता इनको भी देना है तो ये माइनस करेंगे। इनके बाद जो कुछ बचेगा वो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में आएगा, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल विच विल गिव यू द रेट ऑफ डिविडेंड। अच्छा साहब, एक चीज़ यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि एक बहुत मजबूत भी कंपनी है ना, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व्स को मेंटेन करती है, देखो रिजर्व्स क्यों मेंटेन करते हैं, रिजर्व हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। अगर हमने ज़्यादा, किसी कंपनी ने ज़्यादा रिजर्व्स मेंटेन कर लिया, तो जब ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट आपकी एक्चुअली हो जाएगी कम, ठीक है, और जब वहाँ प्रॉफिट कम होगी वहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये इसकी डिमेरिट हो गई। वैसे इनवर्स, अगर हमारा प्रॉफिट या हम रिजर्व कम क्रिएट कर रहे हैं तो प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ेगा और डिविडेंड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अपने रिजर्व्स का खेल कैसे खेल रही है। नेक्स्ट आपका नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड सभी को पता है, यहाँ पर मैं फिर से ध्यान रखिएगा, दिस रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्री, हायर द रिस्क इन द बिजनेस, हायर विल बी द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जहाँ रिस्क है वहाँ फायदा है, ठीक है, नो रिस्क नो प्रॉफिट। नेक्स्ट मैंने बताया कि एक और है कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को होल्ड कर ले और हमें इंटरेस्ट को क्या करें, अपने काबू में ले ले और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमाएं, उसके लिए हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड है। एक बार पढ़ देते हैं इसके बारे में। दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन शेयर इज पर्टिकुलरली सुटेबल इन केस ऑफ बिग इन्वेस्टर बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द कंपनीज अर्निंग रेदर देन व्हाट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। देखो कितने अच्छे लोग हैं, ये बचे हुए डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट को नहीं देख रहे हैं, ये सीधे मेन प्रॉफिट को देख रहे हैं, है कि नहीं। दिस मेथड कवर्स अप सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द यील्ड मेथड। मैंने आपको एक लिमिटेशन यील्ड मेथड की बताई थी डिविडेंड के आधार पर, क्योंकि अगर हम रिजर्व ज़्यादा क्रिएट कर देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, देखो, और प्रॉफिट अगर कम हो जाएगी तो डिविडेंड आपको मिलेगा कम। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो बच्चों कि आप 3 साल जो बीकॉम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न क्या मिला है। 2 तरीके के रिटर्न मिलते हैं। एक रिटर्न मिलता है क्या, आपका मार्कशीट, ठीक है, जिसमें आपके फिगर्स होते हैं। एक रिटर्न मिलता है आपका नॉलेज। मेरे अकॉर्डिंगली जो रिटर्न नॉलेज का मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होता है एज कम्पेयर टू जो फिगर्स होते हैं आपके मार्कशीट में। सो हम लोग ना, जो लीला एजुकेशन सेंटर ऑलवेज नॉलेज और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। हमारी जो एजुकेशन है सेंटर है वो कभी भी नॉलेज को, कोई जितने भी हमारे फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, वो कभी भी स्टैंडर्ड को से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस किया जाए, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्लास के अंदर बैठा है और जब बाहर अगर निकल रहा है वो एनालाइज करे कि आज हमने क्या गेन किया है, तो उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कभी भी कहीं भी नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है नॉलेज वाली चीज़। जो लोग नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं वो अर्निंग कैपेसिटी को देखते हैं, ठीक है, और जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वो डिविडेंड के आधार पर देखते हैं। दिस मेथड कवर द सम लिमिटेशन ऑफ यील्ड मेथड। दिस मेथड assume that company will continue to operate its business in near future. Hence, in this method, the rate of earning are compared with the normal rate of return prevailing in the industry. ये गोइंग कंसर्न पर काम कर रहा है भाई, जितना दिन तक कंपनी अर्न करेगी उतने दिन तक मेरी भी अर्निंग होगी। वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, ठीक है। अब रेट ऑफ अर्निंग आपको निकालना है, ध्यान से समझिएगा। रेट ऑफ अर्निंग जितना लगाएंगे और उससे जितना मिलेगा, ये इसी 2 आधारों के बेसिस पर निकाला जाएगा। तो रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू भाई पैसा लगाया उस पर कितना अर्निंग मिला, दैट इज कॉल्ड रेट। तो एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड सभी को पता है
कि कैसे निकालना है। फ्यूचर अर्निंग या प्रॉफिट जो हम लोग अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट अफेक्ट करता है नॉर्मल रीजन्स की वजह से। तो ध्यान समझो, अगर प्रॉफिट कोई एलिमेंट दिया है नॉर्मल लॉसेस का, उसे ऐड करना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है, उसे क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अर्न इनकम, एक मिनट वेट करेंगे। यहाँ पर ये जो चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, ये कैलकुलेशन को, यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर में है, ये हमारी अर्न इनकम है। और अर्न इनकम उसी आधार पर निकाली जाएगी जैसे हम पहले समझे थे। मतलब कि भैया प्रॉफिट में से सबसे पहले टैक्स माइनस करना है। कोई हमारा रिजर्व्स है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे वहाँ से। और अगर कोई सिंकिंग फंड है डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए, तो उसे भी हटाना है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड हटाना है, तब जा करके हमारी अर्न इनकम आएगी। ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया। अब ध्यान समझो, नेक्स्ट जो मेथड है इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो साहब दो मेथड आपके सामने निकल के आए, एक नेट एसेट मेथड और एक इनकम और यील्ड मेथड है। ये दोनों मेथड के अकॉर्डिंगली दोनों वैल्यू अलग अलग दे रहा है। तो जो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो हम कौन सी वैल्यू को लें? तो इसके लिए एक कॉमन वैल्यू निकाली जाएगी अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू मेथड। तो लास्ट जो मेथड है वो आपका फेयर वैल्यू मेथड है। फेयर वैल्यू मेथड भी समझ लीजिए और फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। फेयर वैल्यू मेथड दोनों मेथड को कंसीडर करेगा और एक एवरेज वैल्यू निकाल के दे देगा, भैया ये ठीक है, ये दोनों को कंसीडर कर रहा है, नेट एसेट को भी कंसीडर कर रहा है और अर्निंग को भी कर रहा है। तो फेयर वैल्यू मेथड इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। इंट्रिंसिक वैल्यू नेट एसेट मेथड के थ्रू निकाल लो और मार्केट वैल्यू आप इनकम यील्ड मेथड के हिसाब से निकाल लो और उसको 2 से भाग दे दो, तो आपका फेयर वैल्यू मेथड आ गया। ठीक है, बस अब इस पर हम लोग फटाफट एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग प्रॉफिट अवेलेबल टू सुशील लिमिटेड, कैपिटल लगाई जा रही है 45,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड, 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी 75,000 की दी हुई, रिजर्व एंड सर्विसेज 35,000 के। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अर्न एवरी ईयर बाय द कंपनी ₹85,050। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड ऑन द सेम टाइप कंपनी इज 9%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ट्रांसफर, कंपनी ट्रांसफर एवरी ईयर 10,000 टू रिजर्व, हर साल 10,000 अपने रिजर्व में ट्रांसफर करें। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन डेट आउट ऑफ द टोटल एसेट वर्थ ₹3500 और 50 ईयर्स। ठीक है, फेयर वैल्यू मेथड निकालना है, टोटल एसेट में से 3500 क्या है भैया, 50 ईयर्स है। तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों मेथड निकाल के अकॉर्डिंगली पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ शेयर। पहला मेथड था नेट एसेट, दूसरा आपका इनकम और यील्ड। चलिए निकालते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करिए कि यहाँ पर किसी एसेट नहीं दिया हुआ है। तो एसेट को निकालने के लिए हम लोग ने एक नेट एसेट को निकालने के लिए एक तरीका सीखा था, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। यहाँ लायबिलिटी के आइटम ज़्यादा दिए हुए हैं, कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर और हमारा इक्विटी शेयर का। तो हम उसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। सो आपका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है
प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है वो 45,000 इंटू 10 मतलब 4,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल है भी 45,000 इंटू 10 मतलब ये भी हो गया 4,50,000 का। रिजर्व एंड सरप्लसेस है आपका 35,000 का। ठीक है, तो फटाफट से आप टोटल कर ले। 9 लाख ये हो गया, 9,35,000 पहले हमें तो ग्रॉस एसेट निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुकेंगे। बैलेंस शीट आप ध्यान से समझो, बैलेंस शीट है ना, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। यहाँ पर आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लसेस है और कुछ लायबिलिटीज़ है जैसे क्रेडिटर्स है या डिबेंचर है। ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट कि भैया बिजनेस क्या है, ओनर से ऑलवेज अलग है। यहाँ से पैसा जनरेट किया गया है चाहे ओनर फंड के थ्रू या बोरोड फंड के थ्रू, और ये पैसा उठा करके हम अपने सारे एसेट में लगाएं। तो अगर हमें एसेट निकालना होगा, हमें ग्रॉस एसेट निकालना होगा, तो सीधी सी बात है हमें यहाँ के पूरे आइटम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिए। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी क्या कर लें, पहले ऐड कर लें। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी है 75,000 की, तो ये आ जाएगा आपका 10,10,10,000। अब ये आपका आ गया टोटल ग्रॉस एसेट। ध्यान समझिए, इस ग्रॉस एसेट में नीचे क्वेश्चन मिला कि भैया 3500 रुपये फिक्टिशियस, मैंने साफ साफ बताया कि फिक्टिशियस को हटा दो, वहाँ से कोई रिलाइजेबल चीज़ नहीं है, उसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। एसेट यहाँ से हटा लो, तो 3500 आपने यहाँ से एसेट हटा लिया, तो आपका बचा कितना, 10,06,500। अब ये चीज़ इसके आगे साहब, ये आगे टोटल रियल एसेट। अब क्या करना है आपको, नेट एसेट के लिए आपको फिर से यहाँ से एक्सटर्नल लायबिलिटी हटाना पड़ेगा, जो कि कितने की थी आपकी 75,000 की। तो 9,31,500 आपका नेट एसेट्स आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में किस की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है भाई साहब इक्विटी शेयर की। देखो हमने शुरुआत में ही बताया था इक्विटी शेयर की नेटवर्थ को निकालने के लिए टोटल जो भी नेट एसेट आए उसमें से आपको क्या करना है, प्रेफरेंस, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया तो उसको भी माइनस कर लो। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन पहले होगा और बाद में जाकर के इक्विटी शेयर आफ्टर वाइंडिंग अप होगा। तो इसमें से ये नेटवर्थ जो है आपकी 9,31,000 की, ये तो टोटल आपकी नेटवर्थ है। तो रिटर्न जो मिलना चाहिए नेटवर्थ इक्विटी शेयर को, इक्विटी शेयर पर, तो उसमें से माइनस कर लेंगे क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि आपकी थी कितनी, 4,50,000 की। तो 4,81,500 ये फंड, या हम कह सकते हैं फंड नहीं यूज़ करके
नेट वर्थ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो ये मेरा आ गया। अब हम इस पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लें। तो इंट्रिंसिक वैल्यू भाई साहब ये नेट वर्थ है आपकी इक्विटी शेयर के हिसाब से इतना डिवाइडेड बाय 45,000। याद करिए इक्विटी शेयर है 10 रुपये के, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 45,000 है। फटाफट इसको निकाल लेते हैं। तो 4,81,500 भागे 45,000, तो ये आ जाएगा 10.7 रुपये, 10.7 आ गया। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया। बिकॉज वी हैव टू फाइंड फेयर वैल्यू, देन हमें नेक्स्ट मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा जो कि इनकम और यील्ड मेथड है। तो इनकम यील्ड मेथड में कैसे निकालना है भाई, आपकी टोटल प्रॉफिट दी होगी यहाँ पर, देखो ज़रा 85,050 की, उसमें से 10,000 का रिजर्व भी माइनस करना है ना, और ये सब डिविडेंड भी देना है 6%, 4.5 लाख पर। तो इनकम और यील्ड मेथड में एवरेज जो प्रॉफिट दी हुई है वो दी हुई है 85,050 की, लेस ट्रांसफ़र टू रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है 10,000 का, तो ये आ जाएगा 75,50 का, और फिर माइनस करना है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कैसे आएगा, 4,50,000 इंटू 6%, तो ये आ जाएगा 27,000। माइनस कर दीजिए इसे, तो 48,050, ये आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग अर्निंग को लेके चल रहे हैं। तो रेट ऑफ अर्न इनकम इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखिएगा, रेट ऑफ अर्न इनकम इज इक्वल टू अर्न इनकम अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड in form of equity shares into 100. Then earned income is 48,050 and capital employed in form of equity shares will be 4,50,000 into 100. So calculate कर लेते हैं एक बार। तो 48,050 डिवाइडेड बाई 4,50,000, ये आ रहा है 10.6777, तो 10.68% मान लीजिए। हमारी रेट ऑफ अर्न इनकम आ गई है दोस्तों, और हमें अब निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ अर्निंग अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर्स। तो रेट ऑफ अर्निंग आई है हमारी 10.689% का रिटर्न है, 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो 10.68 डिवाइड बाई 9, 11.867 मान लें। तो ये आपकी मार्केट वैल्यू आ गई। तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिल गई, मार्केट वैल्यू भी मिल गई। लास्ट यू हैव टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू
इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू अपॉन 2। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है 10.70 और 11.87 डिवाइड बाई 2 आप कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ग्यारह 11.258 ये आंसर आता है। ठीक है। सो सभी मेथड के अकॉर्डिंगली हमने आपको पूरे सम्स करा दिए हैं। नेट एसेट मेथड, इनकम यील्ड मेथड में ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और लास्टली आपका फेयर वैल्यू मेथड है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर है। पूरे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए, इस लेक्चर को वॉच करिए, ठीक है। और बड़ी मेहनत हमारी फैकल्टीज़ कर रही हैं, ठीक है, आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोग भी ज़रूर करिए, ठीक है। तो जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे देखो उतना ही रिटर्न मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको मेहनत वहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। सो आज के लेक्चर में हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आने वाले सीरीज़ में हम एक न्यू चैप्टर का रिविजनरी सेशन लाएंगे। याद रखिए, लीला एजुकेशन सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको मैक्सिमम रिविजनरी सेशंस क्या किया जाए, प्रोवाइड कराया जाए। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसे सब्सक्राइब भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये लिंक या वीडियो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी की हेल्प हो, है कि नहीं। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिविजन सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।